डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी साइंस का बायो का ब्रांच है जिसके थ्रू हम डिफरेंट अपने नीड्स से रिलेटेड केमिकल्स को कमर्शियली एक लार्ज स्केल पर सिंथेसाइज कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के सीक्वेंस में सबसे पहले हम दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन। हर्बर्ट बोयर वो एसोसिएटेड है विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड स्टैनली कोहेन जो है वो रिलेटेड है विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड्स। रिमेंबर दैट they are related, both these scientists are related with the study of properties of restriction endonucleases and plasmids, not their discovery। अगर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल डिस्कवरर कौन है इन ऑब्जेक्ट्स के, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है आर्बर, नाथन एंड स्मिथ को, और प्लाज्मिड्स के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जोशुआ लीडरबर्ग को। हर्बर्ट बोयर ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड्स की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया, जिसके बेसिस पर आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सका। फर्दर बायोटेक्नोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसको परफॉर्म करने के लिए हम दो बेसिक स्टेप्स को यूज़ करते हैं। पहला स्टेप है जेनेटिकल इंजीनियरिंग और दूसरा स्टेप है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फर्दर जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है ये रिलेटेड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड्स, एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो वो रिलेटेड होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस बोलने का मतलब कल्चर मीडियम में सिर्फ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ही फॉर्म हो, डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा अनवांटेड मटेरियल उसमें इंट्रोड्यूस डेवलप ना होने पाए। इसी के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं स्टेराइल एम्बियंस, जिसको हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पर जेनेटिकल इंजीनियरिंग को, जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन करते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। हाइब्रिड्स का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को शो करता हो। जनरली अगर एक जनरल सेंस की बात करें तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले सुपीरियर कैरेक्टर्स को जब हम एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड्स बोलते हैं, प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये अभी बहुत कोई रिसेंट है, ये बहुत एंशियंट टाइम से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। हमारे एंसेस्टर्स ने नेचर में पाए जाने वाले डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स को कंबाइन किया और कंबाइन करके नए वेराइटीज़ को उन्होंने डेवलप किया। लेकिन जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में अनवांटेड कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, तो वो हमारे रिसोर्सेज को एक वेस्ट करने वाला प्रोसेस है, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। और जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स है हाइब्रिडाइजेशन की या बायोटेक्नोलॉजी की, उसके थ्रू हम लोग सिर्फ अब टारगेट ओरिएंटेड ये प्रोसेस है जो कि अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज को क्या करता है, कम करता है, ज़्यादा मिनिमाइज करने का काम करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखें, जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करने का क्रेडिट है वो भी हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन को जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक इस तरह से बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहला इन्होंने एक बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को वाला डीएनए लिया और उसको सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से लाए जाने वाले प्लाज्मिड को यूज़ करके उसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला डीएनए इंसर्ट किया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया और उनके मल्टीपल कॉपीज़ का जनरेशंस का फॉर्मेशन सक्सेसफुली किया। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट्स था रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की दिशा में, जो हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन ने परफॉर्म किया। फर्दर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए जो तीन जो बेसिक स्टेप्स बताए जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसका, हमारे डिज़ायर्ड डीएनए का, डिज़ायर्ड जीनोम का, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए का वो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो कि हमारे लिए डिज़ायर्ड केमिकल या प्रोटीन को फॉर्म करता है। दूसरा, उस डिज़ायर्ड डीएनए को सुटेबल वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए इन द सुटेबल वेक्टर, और ये दोनों फेज मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुटेबल होस्ट में डालना और कल्चर मीडियम के थ्रू उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसके डेवलप करना। तो ये देखिए कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है बायोटेक्नोलॉजी, और इसको परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो टूल्स का मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करते समय यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना हुआ, लिस्ट बनी हुई है, इसको ध्यान में रखना है। डिज़ायर्ड डीएनए यानी कि वो डीएनए जिसको हम लोग को एक्सप्लोर करना है। दूसरा टूल है वेक्टर, फिर है एक कॉम्पिटेंट होस्ट, और क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो बिना एंजाइम के हो ही नहीं सकता। ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। तो एंजाइम्स
तो ये वो फैक्टर्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि टूल्स की तरह से यूज़ किए जाएंगे। अब इनमें से एक एक सेगमेंट्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जिस कैटेगरीज के बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, मेनली वो 3 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस और पॉलीमरेजेस। न्यूक्लियेजेस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को यानी कि जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली डीएनए को कट करने का काम करता है। डीएनए के एक्सटर्नल पेरिफेरी पर काम करता है, उसको मेक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। इनर पेरिफेरी पर काम करता है, उसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। और इनर पेरिफेरी में भी पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को अगर कट करने का काम करता है तो उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस का, अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए सभी ऑप्शंस को देखें कि विच आर द फॉलोइंग एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, तो हम लोग डेफिनेटली बिना किसी डाउट के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे। फर्दर लाइगेज है जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, और पॉलीमरेज जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पॉलीमराइज करने का काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेचर क्या होता है। ध्यान दें, याद रखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और उनके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का वो पार्ट होते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली कुछ एंजाइम्स का ग्रुप पाया जाता है, जो कि उन इन्फेक्टिव बैक्टीरियोफेजेस के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कट कर देते हैं जगह जगह से स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, और उन्हीं को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। इनके डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले हाइंड 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe नाम के बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया था, जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और उसके बाद फिर डिस्कवर किया गया EcoR1, इसको ई कोलाई से डिस्कवर किया गया था। इसका जो नाम रखा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उसका ट्रेडिशन ये है कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो उस बैक्टीरिया के स्पीशीज़ को डिनोट करता है जिससे वो ऑब्टेन किया गया। जैसे हम EcoR1 की बात करें तो ई का मतलब यहाँ पर इस्चेरिशिया, ये बैक्टीरिया का जेनस है, और उसके बाद CO दूसरा जो सेगमेंट होता है वो उस बैक्टीरिया के स्पीशीज़ को मेंशन करता है, डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर कोलाई, तो इस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई शॉर्ट में बोल लीजिए, और उसके स्ट्रेन को हम बोलते हैं RY13 या शॉर्ट में R1 बोल सकते हैं। तो ये एंजाइम है, इसी एंजाइम के फंक्शनिंग को आगे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही कट करने का काम करता है। तो डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस की खासियत क्या होती है जिस पर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, उसमें जब हम लोग ओरिएंटेशन को सेम करें, प्लीज़ इसको मेंशन करें, जब हम लोग ओरिएंटेशन सेम रखें तो दोनों स्ट्रैंड्स पर हम लोग को सेम नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंसेस मिले। इसका एग्जांपल जैसे दिया, अगर लिटरेचर में इसका एग्जांपल आप देखिए तो बोलते हैं जैसे मलयालम वर्ड है, मलयालम, या वर्ड है मॉम वर्ड है, तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन से आप रीड करें तो सेम अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस मिलेगा। तो जेनेटिक मटेरियल के केस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ओरिएंटेशन सेम रखते हुए, ओरिएंटेशन सेम रखते हुए जब हम रीड करें तो हमको सेम नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस मिले। एनसीईआरटी में जो दिया गया हुआ है EcoR1 का सीक्वेंस वहाँ पर दिया गया है, ये हमको याद रखना होगा। GAATTC एक स्टैंड पर और ओरिएंटेशन सेम रखते हुए GAATTC, ये सीक्वेंस हमने दिमाग में बैठा लीजिए, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस। जो EcoR1 यहाँ पर काम करता है। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमको दो ऐसे डीएनए है जिसमें कट करना है, एक तो डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस हमको कट करना है, और दूसरा हमको जो इसका वेक्टर है उसमें जिसमें जो कि इसको कैरी करने का काम करेगा, इस पैसेंजर को। डिज़ायर्ड डीएनए पैसेंजर है और वेक्टर डीएनए क्या है? कैरियर है। तो उसमें भी हमको इसके लिए स्पेस बनाना, तो इन दोनों ही टाइप के डीएनए में हमको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो यूज़ करना होगा ताकि वो सेम सीक्वेंस। यहाँ EcoR1 की हम लोग बात करें, EcoR1 की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस यानी कि एक G और A के बीच के ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इस तरह से ये सेंटर से थोड़ा अलग हट के काम करता है। तो दोनों ही डीएनएज में क्या होता है, ये स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन करता है। स्टिकी एंड्स के फॉर्मेशन से आसानी क्या होती है कि डीएनए लाइगेसेस जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं उनका एक्शन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और वो फिर इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में एफिशिएंटली जो है वर्क कर पाते हैं। फर्दर देखिए ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस तरह से काम करता है, और हमको वहाँ पर एक और टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम डिज़ायर्ड डीएनए को कट कर रहे हैं तो उस डिज़ायर्ड डीएनए को हम सेपरेट और आइसोलेट कैसे करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन को एक्सप्लेन करते समय हम लोग इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन।
तो देखिए सेपरेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब हम अप्लाई करते हैं कल्चर मीडियम, तो उस कल्चर मीडियम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगार जेल, और उस मेथड को जिसके थ्रू कि हम डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हम यूज़ करते हैं कल्चर मीडियम में, और क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है, तो डीएनए क्या है, वो निगेटिवली चार्ज्ड है, और ये जब हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ ये मूव करता है। और अगार जेल जो होता है वो मैट्रिक्स, वो पोर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि हैवी पार्ट और लाइट पार्ट जो डीएनए के हैं वो सेपरेट हो सके। जितना लाइट पार्ट होगा, जितना स्मॉल सेगमेंट होगा डीएनए का, वो उतना फारदेस्ट मूव करेगा कल्चर मीडियम में। इसको ऑब्जर्व करने के लिए दो ऐड की रिक्वायरमेंट होगी। एक ऐड होगा यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट और दूसरा इथिडियम ब्रोमाइड। अल्ट्रावायलेट लाइट और इथिडियम ब्रोमाइड को की हेल्प से ही हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब हम उसको कट करके निकाल लेते हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सेपरेशन एंड आइसोलेशन। अगार जेल जो कि एक सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज्ड वो एनोड की तरफ मूव करता है, और फर्दर अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट और इथिडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन को यूज़ करना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए विजुअलाइज करना और उसको कट करके निकाल लेना अगार जेल में से, प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। तो ये इतना प्रोसेस हम लोग को यूज़ करना है सेपरेशन एंड आइसोलेशन के लिए फॉर द डिजायर्ड डीएनए। तो ये तो एक टूल हुआ एंजाइम। दूसरा टूल जो है वो वेक्टर, यानी कि वो कैरियर जो कि डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर के रूप में आज की डेट में हम बात करें तो बहुत सारे रेट्रोवायरसेस के सीक्वेंसेस, बैक्टीरियोफेज की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें डीएनएज होते हैं तो उनके सीक्वेंसेस, कॉस्मिड्स यूज़ किए जा रहे हैं, फेजमिड्स यूज़ किए जा रहे हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया से पाया जाता है। ये जो है डाइकॉट प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करने वाला प्लांट है, और याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डाइकॉट प्लांट के रूट से रिलेटेड है, और इसको नेचुरल जेनेटिकल इंजीनियर भी बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड को। याद रखिए एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड, और उसके बाद जो क्लासिकल प्लाज्मिड है पीपीआर प्लाज्मिड। तो इस तरह से ये वेक्टर, एनसीईआरटी की बात करें तो जो वेक्टर डिस्क्राइब किया गया है, स्ट्रक्चर जिस वेक्टर का डिस्क्राइब किया गया है वो PBR 322 है। यहाँ पर याद रखिएगा P का मतलब है प्लाज्मिड, B और R का मतलब है वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डेवलप किया है, B फॉर बोलिवर एंड R फॉर रोड्रिगुएज। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है और कई बार ये नीट में पूछा भी जा चुका है। 8 सेगमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले सेगमेंट में कुछ, और ये जितने भी यहाँ पर एब्रीविएशंस हैं वो सभी मेंशन करते हैं डिफरेंट आरईज के लिए रिकॉग्निशन साइट्स को। यहाँ पर 2 तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। याद रखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस BAM और ACL रीजन में, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है PBU और PST रीजन में है। तो ये स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए अपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में एक वेक्टर को यूज़ करना है तो उस वेक्टर के अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जिसकी हेल्प से वो एक आइडियल वेक्टर की तरह से काम कर सके। पहला है ओरिसाइट, जिसको हम साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ये सभी डीएनएज में नेचुरली पाया जाता है, और इसी पर्टिकुलर पार्ट की वजह से एक डीएनए कल्चर मीडियम में अपना रेप्लिकेशन कर पाता है, और इसी की एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर। जो भी वेक्टर यूज़ किया जाए ये ध्यान रखना है कि उसकी कॉपी नंबर ज़्यादा हो कॉपी नंबर। फर्दर उसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़ डेवलप किए जा सके जिसकी हेल्प से हम ये पता कर पाएँ कि एक्सपेरिमेंट हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उस पार्ट को हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर हम लोग बात करें सेलेक्टेबल मार्कर की, तो आज की डेट में दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं। एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज़ करना एक कम्बरसम प्रोसेस माना जाता है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमको कम से कम 2 बार 2 अलग अलग कल्चर मीडियम 2 अलग अलग एंटीबायोटिक के साथ
यूज़ करना पड़ता है इस बात में डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्ट्रेन हमारा जो वो ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और ट्रांसफॉर्मेंट अगर है तो वो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हमारे काम का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट हमारे काम का होगा, रिकॉम्बिनेंट हमारे काम का होगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए बाकी की स्ट्रेन से जो हमारे काम के नहीं है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। और दूसरा हम यूज़ करते हैं आज की डेट में एक नया और दूसरा एक टेक्निक डेवलप किया गया है जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू जनरेट कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो उसमें क्या करते हैं हम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी को इंसर्ट कर देते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है और उसी से मैच करता हुआ जब हम डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस वहाँ पर लगाते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, कल्चर मीडियम में अगर लैक्टोज पाया जाता है तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है और उसमें पहले से पाए जाने वाले डाई, कल्चर मीडियम में पहले से पाए जाने वाले डाई के साथ रिएक्ट करके वो ब्लू कलर क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए हम लोग उसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं, कलर प्रोडक्शन बोलते हैं, या इसको हम ब्लू वाइट सेपरेशन भी बोलते हैं, ब्लू वाइट रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ये एक ही स्टेप में हो जाने वाला है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी या कलर प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसको हम बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, हम सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। अगर इंजर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हो रहा है, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी परसिस्ट कर रही है या क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी परसिस्ट कर रही है, तब जो है हम रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ इंजर्शनल इनएक्टिवेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जिसकी कि हमको रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद फिर वहाँ पर वेक्टर में प्रॉपर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, जिस पर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है और जहाँ पर कि हमारा डिजायर्ड डीएनए आकर फिट होता है। ध्यान रखिएगा कि ये कम होना चाहिए रिकॉग्निशन साइट्स, अगर प्रेफरेबली अगर एक ही हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि बहुत ईजिली जो है हम वहाँ पर डिजायर्ड डीएनए को अपने जो है वहाँ पर ऐड कर पाएंगे। फर्दर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स की हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए बेसिक टूल्स हो गई है, डिजायर्ड डीएनए, वेक्टर, वो भी डीएनए होगा ऑब्वियसली, होस्ट और एंजाइम्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी एंजाइम्स को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, और ये याद रखना है कि डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है। फर्दर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इको R1 जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काम करता है, तो इको R1 के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस GAATTC। जब हम डीएनए को रीड कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में जब हम रीड करेंगे तो ये सीक्वेंस हमको मिलेगा। सेम सीक्वेंस मिल रहा है ओरिजिन सेम रखने पर, और ऐसे ही सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और पर्टिकुलर इको R1 के साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो एक स्ट्रैंड पर ये G और A के बीच में ये डीएनए को कट करता है, न्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ये बैकबोन को कट करते हैं, फास्फो डाइस्टर जो बॉन्ड होता है उसको ये ब्रेक करने का काम करते हैं और इस तरह से सेपरेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो फर्दर ये टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। वेक्टर की बात हम लोगों ने की, वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी, ओरी साइट, उसकी कॉपी नंबर हाई होनी चाहिए, वो साइट होता है जो कि उसको एबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर रेप्लिकेशन। फिर सेलेक्टेबल मार्कर, जिसकी हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट जो कि कम होनी चाहिए, प्रेफरेबली 1 होना चाहिए, जिससे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को कन्फ्यूज़न ना हो जाए साइट ऑफ कट को डिटेक्ट करते समय। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स, और टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से। प्लाज्मिड को डिफाइन कर लें
सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, नॉन जेनेटिकल होता है, ऑटोनॉमस होता है, सेल्फ रेप्लिकेबल यूनिट होता है ये। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डाइकॉट रूट को इन्फेक्ट करने वाला, इसके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को खत्म करके डिसआर्म करके इसको एक वेक्टर की तरह से यूज़ करते हैं। इसको नेचुरल जेनेटिकल इंजीनियर भी बोलते हैं। और एग्रीकल्चरल के फील्ड में प्लांट्स के केस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये वेक्टर होता है, टीआई प्लाज्मिड। फर्दर होस्ट की हम लोग बात करें, एक कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करें जिसके बगैर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई या उसको डेवलप नहीं करा सकते। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेन के बारे में, जब हम सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे थे तो स्ट्रेन के बारे में बात कर चुके थे। देखिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट हमारे इसका फॉर्मेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सपेरिमेंट हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हम सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। फर्दर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्दर ग्रो कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए, उसके डिज़ायर्ड डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए हमको एक कॉम्पिटेंट सुटेबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और होस्ट के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है, इजी प्रोसेस नहीं है। होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है और उसके लिए हमको 4 से 5 ऐसे मेथड्स बताए जाते हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। पहला कैल्शियम आयन, जो कि ससेप्टिबिलिटी को होस्ट के बढ़ा देता है। उसके बाद फिर हम फॉलो करते हैं हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में पहले हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं होस्ट सेल को, और उसके बाद फिर उसको आइस पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इससे जो होता है उसका जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, वो ससेप्टिबल हो जाता है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एब्जॉर्ब कर ले। फिर दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, उसमें हम वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सरफेस पर कुछ हैवी मेटल जैसे गोल्ड या टंगस्टन यूज़ करते हैं और उसको बहुत ही फोर्स के साथ होस्ट सेल पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बम्बार्डिंग भी बोलते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड बोलते हैं। या फिर हम डिसआर्म्ड पैथोजेंस को यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये बेसिक टूल्स हैं। और अब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।